नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन को ही वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को नेफ्रॉन का परिभाषा बताने वाला हूँ, चित्र बताने वाला हूँ, वर्णन बताने वाला हूँ, क्रियाविधि बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ नेफ्रॉन से रिलेटेड। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो से कवर हो जाएगा। यदि नेफ्रॉन से पूछता है तो एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं शानदार तरीक़ा से। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। ये 2012 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंग्लिश में दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। सिर्फ आपको देख लेने से और उतार लेने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है दोस्तों, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को समझिए। तो चलिए बारी बारी से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन तो समझ गए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको पूछ देगा कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं, तो सिर्फ आपको चित्र बनाना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं, तो सिर्फ ये चित्र बनाना है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे गौर से देख लीजिए, इस तरह के चित्र को आप बनाइएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो इस टाइप से अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? आंसर में देखिए ऐसे लिखेंगे, वृक्काणु की रचना। वृक्काणु या नेफ्रॉन उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और इसके प्रमुख भाग होते हैं। पहला है बौमेन संपुट। ठीक है, अब बौमेन संपुट क्या होता है? तो दोस्तों, वृक्काणु का अग्रभाग जो प्याले जैसा होता है, गोलाकार भाग होता है प्याले जैसा, वह आपका बौमेन संपुट होता है। दूसरा है दोस्तों कोशिका गुच्छ। अब कोशिका गुच्छ क्या है? तो कोशिका गुच्छ दोस्तों वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा के बार बार विभाजित होने से बना जो रक्त होता है वह कोशिकाओं का गुच्छा होता है। यानी आपको एक प्याले जैसा ऐसा दिखेगा और इसमें आपको इस टाइप से दिखेगा। ये आपका होता है कोशिका गुच्छ। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए। अब तीसरा है वृक्क शिरा, यानी ये क्या होता है? तो वृक्क में अशुद्ध रक्त लाने वाली रक्तवाहिनी ही आपका वृक्क शिरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वृक्क धमनी। ये क्या करता है? तो वृक्क धमनी का काम होता है बौमेन संपुट से शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी ही आपका बौमेन संपुट बौमेन संपुट से जो शुद्ध रक्त ले जाता है वह आपका होता है वृक्क धमनी, यानी शुद्ध रक्त को बौमेन संपुट से ले जाना, रक्तवाहिनी। पांचवा पॉइंट है वृक्काणु या नलिकाकार भाग। इसमें मैं आप लोगों को लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हेनल्स लूप के आगे वृक्काणु का अंतिम छोर कुंडलित होकर इस भाग की रचना करता है। इसकी सतह पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। ये आपका वृक्काणु का नलिकाकार भाग होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट है संग्राहक नलिका। नेफ्रॉन का अंतिम छोर एक नलिका से मिलता है जो मूत्राशय तक जाती है या पहुंच पाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं वृक्काणु की रचना, यानी कि उसका जो रचना होता है जो मैंने आप लोगों को बताया, जो एग्जाम में आपको रचना पूछता है। नेफ्रॉन का रचना लिखिए, नेफ्रॉन की रचना या वृक्काणु की रचना एक ही बात हुआ। इसी तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है और टोटल 6 पॉइंट है, तो इस 6 पॉइंट में से कोई 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों वृक्काणु की क्रियाविधि, यानी कि इसका क्रिया क्या है। तो चलिए इसको भी गौर से देख लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों है क्रियाविधि एग्जाम में पूछा जाता है, तो समझिएगा, आपको समझ में पूरी तरह से आएगा। देखिए वृक्काणु, देखिए दोस्तों क्रियाविधि वृक्काणु का, तो बौमेन, पहला पॉइंट लिखेंगे बौमेन संपुट के कोशिका गुच्छ में उच्च रक्तचाप के कारण उत्सर्जी पदार्थ छन कर रक्त से बाहर आ जाते हैं। ये पदार्थ जल के साथ संग्राहक
नलिका में जाते हैं और मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। इसके ये कार्य होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कोशिका गुच्छ के उच्च रक्तचाप के कारण कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि भी छन जाते हैं, जिन्हें हेनल्स लूप और नलिकाकार भाग में फिर से सोख लिया जाता है। इसे पुनरावशोषण कहते हैं। यानी दोस्तों, पुनरावशोषण का अगर परिभाषा आपको पूछता है तो ये नेफ्रॉन का दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपका परिभाषा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों इसका क्रियाविधि और रचना समझ में आ गया होगा, और मैंने आप लोगों को चित्र भी बता दिया। ठीक है। अगर इसका परिभाषा पूछता है तो लिखेंगे नेफ्रॉन की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। ऊपर में परिभाषा लिखेंगे, नेफ्रॉन की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। ऐसे लिख करके आपको ये 1 2 3 4 5 पॉइंट है, अगर ऐसे भी लिख देते हैं तो आपका ये नेफ्रॉन का परिभाषा भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेफ्रॉन का परिभाषा, चित्र, रचना और क्रियाविधि, और साथ में वर्णन अगर पूछेगा डायरेक्ट नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करे, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको साथ में चित्र भी बनाना है। और जो वर्णन के लिए मैंने आपको जो शुरू से बताया, यानी कि आपको यहाँ से लेकर के पूरा 5 भाग और उसका क्रियाविधि भी लिख दीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन पूर्ण रूपेण से कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर आपके हो जाएंगे। ये 5 नंबर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। और आपका भी कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके टॉपिक पे भी मैं सल्यूशन लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।